आज की इस चौपाल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा मुद्दा भारत और चीन के संबंधों का है। अंतर्राष्ट्रीय है, गंभीर भी है और साथ साथ में अब भावुक भी हो गया है। इसलिए हमको आज इसकी गहराई पर जाना पड़ेगा। बहुत सारे पहलू हैं भारत और चीन के संबंधों के। और उन संबंधों में केवल आर्थिक संबंधी नहीं है, सैनिक संबंधी नहीं है, बहुत सारी चीजें मिल गई हैं। पाकिस्तान के साथ हमारा ज्यादा मुद्दा सैनिक रहता है। लेकिन ये बहुत अजीब हो गया है इस बार। 1962 में ऐसा नहीं था। लड़ाई हमारी हुई थी फुल फ्लेज्ड। लेकिन ये जो अभी आर्थिक संबंध हमारे बीच में स्थापित हो गया है, ऐसा उस समय नहीं था। और इस समय आप देख रहे हैं कि पिछले 2 दिनों से जिस प्रकार की प्रतिक्रियाएं हम लोग दे रहे हैं और जिस प्रकार की प्रतिक्रिया चीन की तरफ से आ रही है, उसमें फर्क है। काफी संयम से दोनों को बोलना पड़ रहा है। और उसका कारण ही ये आपसी लेन देन है, जो पिछले 20-30 सालों में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आपसी व्यापार बहुत ज्यादा बढ़ गया है और आपस का व्यापार का कोई नुकसान नहीं है, अच्छी बात है। दोस्तों के व्यापार अच्छा हो, लेकिन जब ये व्यापार एक तरफा हो जाता है तो समस्या पैदा होती है। यही स्थिति है कि पूरा व्यापार संतुलन, व्यापार संतुलन तराजू में होते हैं तो वो चीन के पास है। और से 1990 के बाद से चीन ने भारत की रग रग में प्रवेश कर लिया है। और रग रग में कह रहा हूं मैं, इसका मतलब आप समझिए कि जब खून की कमी आती है हमारे शरीर में, तो उसके लिए जो आयरन की गोली लेनी पड़ती है, उस गोली के लिए जो कच्चा माल आता है, मैं रिपीट कर देता हूं। आज आवाज में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है, तो अभी शायद ये स्टेबल हो जाएगी थोड़ी देर में। मैं इस बात को रिपीट कर देता हूं, समझने की चीज है ये कि चीन और हमारे बीच में जो संबंध हैं वो अब सैनिक संबंध की बजाय व्यापारिक संबंध ज्यादा हो गए हैं। कोई पड़ोसी होता है, उसके साथ हमारे पड़ोसी वाले रिश्ते रहते हैं जब तक ठीक है, लेकिन जब आपस में लेन देन की बातें शुरू हो जाती हैं तो संबंध थोड़े से उलझे हो जाते हैं। कई बार हमारा मन भी करता है कि हम पड़ोसी को उलाना दें, उसको कहें कि आपके बच्चों का व्यवहार ठीक नहीं है,
लेकिन उनसे हमने पैसे उधार लिए हुए होते हैं खूब सारे, तो मन करता है उसके बाद भी हम उसको कह नहीं पाते, हम रुक जाते हैं। ऐसा ही कुछ हमारे और चीन के बीच में हो गया है। इसलिए 2 दिन से जो प्रतिक्रियाएं हो रही हैं वो कुछ कुछ देश के लोगों को समझ में आ रही हैं कि प्रतिक्रियाओं में संयमित होना क्यों जरूरी है। यही अगर पाकिस्तान के साथ हुआ होता तो शायद हमारी प्रतिक्रिया ये ना होती और हम पाकिस्तान को मिटा देंगे, खत्म कर देंगे, इस तरह की बातें शुरू करते। लेकिन यहां संभलना पड़ रहा है। तो जिस चीज के कारण संभलना पड़ रहा है उस पर हम बात करें। मेरी बात को शुरू करने से पहले मैं मेरे सभी साथियों से जो मेरे साथ अभी बैठे हैं चौपाल में, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वे शेयर का बटन दबा दें ताकि ये बात ज्यादा लोगों तक पहुंचे। एक बार शेयर का बटन दबा दें ताकि हमारी चौपाल सज जाए अच्छे से और हम अपनी बात को विस्तार से कर सकें। मुझे लगता है कि आपने सभी ने ये बटन दबा दिया होगा। इस बात के शुरुआत में मैं आपसे बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जहां तक चीन की सेना और हमारी सेना की तुलना का सवाल है, चीन की सेना और हमारी सेना की तुलना का जहां सवाल है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारी सेना हमारी सीमा की रक्षा करने में पूरी तरह से समर्थ है। इस बात की चिंता दिमाग से निकाल दीजिए। हमारी जो सेना है उन 3500 किलोमीटर की सीमा पर खड़ी है और बहुत मुस्तैदी से खड़ी है, और यह विश्व की सबसे ताकतवर सेना है। हमारी जो सेना है विश्व की सबसे ताकतवर सेना है और बहुत लड़ाइयां लड़ चुकी है बड़ी बड़ी। इसलिए सेना के एंगल से आप दिमाग से नहीं निकाल दीजिए। ठीक है, आपस में जब झड़प होगी तो कुछ हमारे सैनिक शहीद होंगे, कुछ उधर नुकसान होगा, लेकिन सैनिक शक्ति के बारे में आप आश्वस्त रहिए कि भारत की सैनिक शक्ति इतनी मजबूत है कि दुनिया का कोई भी देश जो हमारे आसपास कहीं रहता है, 8-10 हजार किलोमीटर के दायरे में रहता है, वो भारत करने की हिम्मत कर ही नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता। तो उस बात को तो आप दिमाग से निकाल दीजिए कि हमें किसी भी प्रकार का कोई सैन्य डर है, बिल्कुल डर नहीं है। और हमें धन्यवाद करना चाहिए कलाम साहब जैसे लोगों का, जिन्होंने हमको दुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइलें दे दी। और वो मिसाइलें ऐसी हैं कि आप दिल्ली में बैठ के एक स्विच दबाइए और पूरा का पूरा बीजिंग शहर नहीं रहेगा थोड़ी देर बाद में। तो वो मिसाइलें हमारे पास हैं। उनके पास भी है। तो आप मान के चलें कि सैन्य ताकत में हमारी कोई कमजोरी नहीं है, लेकिन आर्थिक स्तर पर चीन की तुलना में हम लोग कमजोर पड़ते हैं और हमें अपने आप को आर्थिक स्थिति से मजबूत करना चाहिए। यह बात मैं इस चौपाल के माध्यम से कहना चाहता हूं। हमको हमारी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहिए और चीन पर निर्भरता कम करनी चाहिए। हालत ये हो गई है कि हमारे यहां जितनी भी चीजें हैं बाजार की, उनमें लगभग चीजों में कुछ ना कुछ तत्व चीन का है और वो हमको परेशान कर रहा है। लेकिन उसका समाधान क्या है?
आपने 2 दिन से अखबारों में पढ़ा होगा कि भारत और चीन का व्यापार लगभग 100 अरब डॉलर का है, और 100 अरब के डॉलर में से ज़्यादातर हिस्सा उनका है, कुछ हमारा है। यानी हमसे 4 गुना, हम एक चीज उनको देते हैं, वो 4 चीज हमको वापस भेजते हैं। तो व्यापार के मामले में वो हमसे भारी पड़ते हैं। उसको पलड़े को बराबर करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? उस पर हम अभी बात करेंगे। और आपको जागरूक नागरिकों के तौर पे ये बातें आनी चाहिए। केवल ये नहीं कि जो आपके मुंह में डाली गई है बात कि अभी आप ये बोलो, अभी आप ये बोलो, इसके बजाय आपको अपनी आंखें खोल के, अपने दिमाग को पूरा खोल के और समझना चाहिए कि अगर चीन के पास इतना पैसा हो सकता है, हमारे पास इतना पैसा क्यों नहीं हो सकता? हमको किसने रोक रखा है? हमें पैसा इकट्ठा करने से किसने रोक रखा है? चीन से इतना माल यहां आ रहा, तो हमारा माल इतना वहां क्यों नहीं जा रहा है? तो पहली बार आपको यह लगेगा कि हम हमारे मानव संसाधन को संभाल नहीं पा रहे हैं। हमारा जो मानव संसाधन है उसको हम ठीक से संभाल नहीं पा रहे हैं। चीन के पास में 140 करोड़ लोग हैं, हमारे पास में 130-135 करोड़ लोग हैं। मानवीय संसाधन का जो मैनेजमेंट है वही सबसे बड़ा खेल है अर्थव्यवस्था का। और वही कारण है कि जापान जैसा छोटा सा देश दुनिया का पैसे वाला देश कहलाता है। इजराइल जैसा छोटा सा देश दुनिया की ताकत बना बैठा है। हम इस मामले में क्यों पीछे रह गए? और जब मैं आपको ये बातें बताऊंगा अभी, तो आपको अजीब सा लगेगा कि ये बातें तो किसी चैनल पे नहीं हो रही है। आपको अजीब लगेगा कि ये बातें तो कोई अखबार नहीं कह रहा है। और आपको मेरी बात सुनने के बाद में यकीन हो जाएगा कि हां, ये बात होनी चाहिए। और नागरिकों की जागरूकता ही ये तय करती है कि देश कितना मजबूत होगा। तो इसलिए मैंने पहले भी कहा था, मैं जो बातें कहूंगा ये बातें आपने कहीं नहीं पढ़ी होंगी। अखबार और चैनल ये कह रहे होंगे कितने सैनिक 20 हैं, 30 हैं, हमारी रिपोर्ट ये, हमारी रिपोर्ट वो, इस तरह की बातें करके 4-5 दिन मन बहलाएंगे। कुछ लोग कहेंगे कि चीनी सामान का बहिष्कार करो, 2-4 दिन बहिष्कार का ढोंग होगा। लेकिन मूल बात पर कोई आता ही नहीं है भारत में। हमेशा ये हो जाता है कि हम जो बात है उससे कहीं दूर खड़े होते हैं, सॉल्यूशन निकलता नहीं। जैसे 3 महीने तक हमने कोरोना का रोना रोया है, लेकिन इस 3 महीने में हमने ये तैयारी नहीं की है कि हमारी जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो ठीक कैसे हों। और आप अपने आसपास नजर दौड़ाइए। कई बार आप क्या होता है, चांद की तरफ बहुत ज्यादा देखते हैं, अपने आसपास नजर नहीं दौड़ाते, तो आपको लगता है चांद तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन आपके घर में तो अंधेरा है ना। तो इन दिनों में आपने कभी अपने आसपास के अस्पताल में, अपने जिले के अस्पताल में कुछ रौनक देखी हो, कुछ नई सुविधाएं देखी हो शानदार वाली, तो आपको लगेगा कि 3 महीने में कोरोना के कारण देश की जो स्थिति हो रही थी उससे निपटने के लिए हम तैयार हो रहे हैं। अगर आपको लगा हो अपने आसपास के CHC में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, कि यहां बहुत बड़ा चेंज हो रहा है, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर बनाने की कोशिश हो रही है, तो आप कहिएगा हां, अब हमारा देश कोरोना को लेकर गंभीर है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप केवल कोरोना के फिगर देख देख के रोमांचित मत होइए। मुझे कई बार ऐसा लगता है, ये भाई जो भी वीडियो कॉल करने की कोशिश कर रहा है इसको बंद कर दे यार। मुझे वाकई में ताज्जुब होता है कि मैं कई लोगों से पूछता हूं देश के हालात कैसे हैं, कि बहुत शानदार है। तुम्हारे गांव के शहर के हालात कैसे हैं, बहुत खराब है।
जब तुम्हारे गांव के और तुम्हारे शहर के हालात ठीक नहीं है, इस देश के हालात कैसे ठीक हो सकते हैं? तुम्हारा जैसे गांव है वैसे ही 7 लाख गांव है भारत में। तुम्हारा जैसे शहर है ऐसे शहर मिला के भारत बनता है। जब यहां पर स्थितियां ठीक नहीं है तो भारत में स्थितियां ठीक कैसे हो सकती हैं? लेकिन अपने आप को बहलाने के लिए एक ख्याल है। तो कोरोना के लिए हमारी कोई तैयारी नहीं है। अब चीन से मुकाबला करने के लिए हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए? आप सुनोगे तो आपको ताज्जुब होगा कि यह बात वाकई में आपने कहीं से नहीं सुनी। वीडियो कॉल कर रहा है काफी देर, तो बंद कर यार। उसके कारण से डिस्टरबेंस हो रहा, बार बार वो वीडियो कॉल कर रहा। कोई बंद कर ले भाई, जो भी है। मेरी सबसे पहले वापस रिक्वेस्ट ये रहेगी आप लोगों से, जो आप 400 लोग 500 लोग मेरे साथ हैं, एक बार इस शेयर वाले बटन को दबाओ। तो हम एक बहुत बढ़िया बात करने वाले हैं, अच्छी बात करने वाले हैं। मैं ये बात इस आधार पर कह रहा हूं कि मैंने पूरे 10 साल इस बात पर लगाए हैं कि राजस्थान और भारत कैसे समृद्ध हो सकता है। इस पर मैंने पूरे 10 साल लगाए। घूम घूम के गांव में, शहर में और शासन सचिवालय में घूम घूम के पता करने की कोशिश की है कि आखिर राजस्थान और भारत के पास पैसा क्यों नहीं। उसके आधार पर कह रहा हूं। और मुझे बहुत पीड़ा होती है कि अखबारों और चैनल में यह बात क्यों नहीं आती है। उस आधार पर आपको बात कह रहा हूं, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। देखिए, चीन एक समृद्ध देश है। उसका एकमात्र कारण है कि वहां का उत्पादन ज्यादा है। वहां का उत्पादन ज्यादा है। भारत एक गरीब देश है, कुछ अमीर है यहां पे। ओवरऑल आप मान के चलिए गरीब देश है। ये जीडीपी ईडीपी सब टोट के हैं। असल में एक गरीब देश है हमारा। उस लिहाज से नंबर 130वां 40वां दुनिया में आता है। तो भारत के पास उत्पादन कम है, यानी भारत का उत्पादन प्रति व्यक्ति माने 135 करोड़ लोगों का मान के हम यूं ही कहें तुम्हारे 135 करोड़ के अंदर देवता बसते हैं, ऐसे राजी करने की बजाय हम ये माने कि 135 करोड़ लोगों का उत्पादन कितना है। तो हमारे देश का उत्पादन बहुत कम है। जब तक हमारे देश का उत्पादन नहीं बढ़ेगा तब तक हमारे देश की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी ही नहीं। बिना उत्पादन, जब आपके घर में कोई उत्पादन ही नहीं है तो आप पैसे उधार ले लेके और कितने दिन अपने आप को समृद्ध बताओगे। और भारत में उत्पादन कहां से बढ़ेगा, यह बात आप ध्यान से सुन लीजिए। भारत में उत्पादन बढ़ाने के लिए हमको 5 लोगों का नाम लिखना होगा। 5 लोगों का नाम लिखना होगा। सबसे पहला किसान का, एक, और उसके खेत का। हमें खेत को खेत नहीं मानना पड़ेगा, हमको खेत को एक फैक्ट्री मानना पड़ेगा। ये खेत नहीं है, फैक्ट्री है। अभी तक हम फैक्ट्री को मान रहे हैं उद्योग, खेत को उद्योग नहीं मान रहे हैं, जबकि चाइना मान चुका है। तो खेत को जिस दिन उद्योग माना जाएगा, एक उत्पादन इकाई माना जाएगा, उस दिन पूरे देश में चिंता होगी अगर इस खेत के अंदर उत्पादन कम हो रहा है। एक तो खेत को मानना पड़ेगा। दूसरा, हर पशु जो हमारे पास है, चाहे गाय है, चाहे भैंस है, चाहे बकरी है, कोई भी है, उसको हमें एक इकाई मानना पड़ेगा। तीसरा, जितने भी लोग हाथ से काम करना जानते हैं, वो चाहे दर्जी है, चाहे वो सुनार है, चाहे वो सुथार है, वो लुहार है, वो मोची है, बुनकर है, कोई भी है, वो उसके यहां जो काम चल रहा है वो एक इकाई है। 3, किसान, पशुपालक और कारीगर जो हाथ से काम करता है। चौथा मजदूर। हर मजदूर का बायोडाटा चाहिए हमको, हर मजदूर का बायोडाटा होना चाहिए।
कैसे उसका परिवार चलता है, उसकी मजदूरी कितनी है, अभी कम हो गई तो क्यों हो गई, उसकी पूरी लिस्ट होनी चाहिए। और पांचवां व्यापारी, छोटे वाला, जो इन सब का माल को बेचेगा। ये 5 लोग होते हैं अर्थव्यवस्था के केंद्र में, और पूरे भारत को इनके पीछे झूमना पड़ेगा। पूरे भारत की सरकार को, राज्यों की सरकारों को, सबको इन 5 इकाइयों पे झूमना पड़ेगा, इनको महत्व देना पड़ेगा, और अपनी खोपड़ी में जो अंग्रेजियत घुसी हुई इसको निकालना पड़ेगा। अंग्रेज तो शोषण करते थे, इसलिए उन्होंने इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया। हमको अगर एक विकसित देश बनना है तो हमको इन चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। हमको अब ये जो चुनाव का जो चस्का है, इसको थोड़ा कम करना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि भारत पूरा चुनाव में व्यस्त है। हमारे सारे के सारे लीडर्स जैसे चुनाव में व्यस्त हैं, सरपंच के लेके, पार्षद से लेके, विधानसभा का लेके, संसद का लेके, चुनाव में व्यस्त है। जनता उस को देखने व्यस्त है। आज थोड़ी थोड़ी आवाज में परेशानी आ रही है, माफी चाहूंगा इसके लिए। आप धैर्य बना के रखना, कभी कट भी हो जाए तो आप मुझे बोलते रहना, मैं वापस उसको रिपीट कर दूंगा। मैं मानता हूं कि आपका समय बहुत कीमती है, और इस कीमती समय में आप मेरे साथ बैठे हैं, मैं समझ रहा हूं आपके समय को। कभी कभी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। मैं आपको कह रहा था कि जब हम 5 लोगों पर ध्यान देंगे, किसान पे, पशुपालक पे, हाथ कारीगर पे, मजदूर पे और छोटे व्यापारी पे, इन पे हम ध्यान देंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था की नींव भरी जाएगी। हमारी अर्थव्यवस्था की नींव है ये, इसको ऐसे भरा जाना पड़ेगा। हम आज भरें, चाहे कल भरें, या 50 साल में हमारी सारी औलादों को बर्बाद करने के बाद भरें। अभी तो चीन का थोड़ा सा कब्जा है, थोड़े दिनों बाद आप देखिए वो तो घुस रहा है। मैंने कहा ना, हमारी नसों में घुस गया है। इस देश में खनिज है जिसको बोलते हैं लोहा, उस लोहे से बनती है लोहे की गोली, आयरन की टेबलेट। हम अपनी जमीन में से लोहा निकाल के और आयरन की टेबलेट नहीं बना सकते, तो हम दुनिया की मजबूत ताकत कैसे बन सकते हैं? जापान तो कह सकता है, जापान के पास नहीं है जमीन में लोहा। इंग्लैंड कह सकता है हमारी जमीन में लोहा नहीं है, वो तो हमसे ले जाते हैं कच्चा माल और फिर गोली बनाते हैं। हमारी जमीन के अंदर है लोहा, और उस लोहे में से हीमोग्लोबिन बनाना होता है हमारे खून का। वो टेबलेट हम नहीं तैयार कर सकते, उसके लिए आज कच्चा माल चाइना से आ रहा है। यहां से लोहा चाइना जाता है, चाइना में से केमिकल तैयार होते हैं लोहे के, वो यहां आते हैं और आयरन की टेबलेट बनती है। यह है मूल मुद्दा, इस पे कोई बात नहीं करेगा। ना भारत के प्रधानमंत्री इस पर बात करेंगे, ना भारत के राष्ट्रपति बात करेंगे, ना भारत के विदेश मंत्री, उद्योग मंत्री, कृषि मंत्री, कोई विस्तार से इन पे बात नहीं करेंगे। चुनाव पे बात करेंगे। इन दिनों राज्यसभा का चुनाव चल रहा है, बहुत महत्वपूर्ण। आप देखो राजस्थान में हमारी सारी सरकारें, सरकार, विपक्ष सब व्यस्त है। राज्यसभा का चुनाव इतना महत्वपूर्ण है, सब भूल गए कोरोना वोरोना। अब ऐसे लोगों को आप लोग जब चुनते हैं तो उनसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये भारत को विकसित करेंगे। किसको विकसित करना होता देश को? देश को विकसित कौन करता है? ये जिम्मेदारी किसकी होती है? ये सरकार की होती है। जो लोग ये कहते हैं कि नहीं खुद को मजबूत होना पड़ेगा, वो दोगले लोग हैं। अकेला आदमी मजबूत नहीं हो सकता देश में जब तक देश की व्यवस्था मजबूत नहीं होती है। मैं मेरे घर के आगे की सड़क मैं नहीं बना सकता, सड़क तो बनानी पड़ेगी सरकार को। तो सरकार को जिम्मेदारी लेनी होती किसी देश के विकास की, और वो उसके लिए योजना बनाती है। आज की तारीख में कृषि के लिए कौन सी ऐसी योजनाएं हैं
जिनके बारे में आप कह सकते हैं जिनसे किसानों को फायदा होता है। किसानों का बीमा ठीक से नहीं कराते फसल का, किसानों का भाव समय पे नहीं देते, किसान की पूरी कमर तोड़ने की कोशिश सरकार करती है। अभी जब मॉनसून का सीजन आया तो 7 रुपए डीजल के बढ़ा दिए, आप सोचो किसान के। अब चीन के किसान और भारत के किसान की तुलना करिए। इस समय चीन का किसान अपनी बुआई करेगा, सरकार की तरफ से पूरा फैसिलिटी है उसको। भारत का किसान बुआई करेगा तो सरकार की तरफ से 2 डंडे ऊपर माथे पे, ये ले 7 रुपए महंगा डीजल। अब ये किसान उस चीन के किसान से कैसे मुकाबला करेगा? ये किसान ऑस्ट्रेलिया के किसान से कैसे मुकाबला करेगा? यूरोप के किसान से कैसे मुकाबला करेगा, जहां खेती करने का पैसा दिया जाता है? तुम खेती कर रहे हो, ये पैसे पकड़ो, तुम धन्य हो कि धूप में सर्दी के अंदर देश के लिए अनाज उगा रहे हो। इस देश में अखबार में ही खबर नहीं छपती 70% लोगों की कि ये किसान किसी काम के हैं क्या? केवल चुनाव तक किसान सीमित है। तो किसान पे ध्यान नहीं दिया जा रहा, किसान को एक उत्पादक इकाई के रूप में माना ही नहीं जा रहा है किसी भी राज्य सरकार द्वारा और किसी भी केंद्र सरकार द्वारा। पशुपालन की स्थिति आप देख सकते हैं कितनी बुरी हो रखी है। मैं कल परसों भी आपको बात बता रहा था, कल हम वेटनरी डॉक्टर्स के बारे में बात कर रहे थे कि पशुपालन के बारे में हम कितने गंभीर हैं। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में जाकर देखिए हालात, वहां के लोग जिस प्रकार से बताते हैं। वहां की ऊन आ सकती है हमारे यहां पर। हमारे यहां इतनी भेड़ें हैं करोड़ों की संख्या में, हम लेके बैठे हैं केवल भेड़ों को काट काट के और लोग खा रहे हैं, लेकिन ऊन से पैसा कमाया जा सकता है, इस पर विचार नहीं हो रहा है। तीसरा, हमारा जो हाथ कारीगर है, जो हाथ से काम करता है, हमारा दर्जी, हमारा लुहार, हमारा मोची, हमारा सुथार, हमारा सुनार, हमारा बुनकर, आपने कभी ईमानदारी से सुना इनके लिए कोई योजना बनी इस देश में? इनको राजी कर देते हैं, बस ये खूब राजी हो जाते हैं, ये नारे लगाना शुरू कर देते हैं, इनको कहते हैं तुम्हारी जाति खतरे में, तुम्हारा धर्म खतरे में, लेकिन इनके लिए कोई योजना नहीं बनती। आज की तारीख में होना यह चाहिए था, इनके पास काम होता। हम कहते हैं ना भारत के पास संस्कृति है, संस्कृति है। भारत के पास काम करने की संस्कृति है, वो बाकी वाली संस्कृति को आप साइड में रख दो। हमारे पास ट्रेंड ह्यूमन पावर है, ट्रेंड ह्यूमन पावर, जो किसी भी यूनिवर्सिटी में तैयार नहीं किया जा सकता। जो दर्जी हमारे यहां काम जानते हैं, ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूट खोल के और उनके अंदर वो कला भर ही नहीं सकते आप। कोई प्रोफेसर, कोई लेक्चरर उनको उस तरह से टेलरिंग नहीं सिखा सकता जिस तरह से बच्चा घर में सीखता है। तो हमारे पास ऑलरेडी ट्रेंड मैन पावर है, ये पूरी दुनिया में केवल भारत में है। उस ट्रेंड पावर का हम लोग उपयोग नहीं ले पा रहे। आप सोचिए, मेरे गांव में लोहार हैं, मेरे गांव में लोहार हैं। अभी मान लीजिए हमको वेंटिलेटर बनाने थे। वेंटिलेटर क्या है? एक गोल गोल सांचे का लोहे का डिब्बा है, एक टंकी है लोहे की। ये कोई रॉकेट है क्या? तो ये जो लोहे की टंकी है, ये मेरे गांव का लोहार बना सकता है। हमारे लोहारों ने तोपें बनाई है, तलवारें बनाई हैं, बंदूकें बनाई हैं, छोटे से मोटा खेती का, घर का हर सामान बनाया आज तक। वो आज भी बना सकते हैं, लेकिन वो क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि अब वो गरीबी की हालत में है। उनके पास में मशीन नहीं है, उनके पास लोहा नहीं है। वो बना भी लेंगे तो बेचने के लिए उनके पास मार्केट नहीं है। ये काम किसको करना चाहिए? चीन में चीन की सरकार कर रही है। तुम माल बनाओ, बेचने की गारंटी हमारी। हम साइकिल नहीं बना पा रहे, ये लोहार साइकिल नहीं बना सकते। ये अंधेरे के अंदर बिना लालटेन के अंदर साइकिल बना दे, बिना लालटेन के। ये मोटरसाइकिल बना दे। इनके हाथ चलते हैं उस लोहे पे, ये खेलते हैं लोहे से। ये दर्जी पूरी दुनिया के पहनने के कपड़े बना दें, पूरी दुनिया के लिए। आप तो केवल एक पेंटिंग भेज दो, इस तरह का हमको कपड़ा चाहिए।
ये सुनार ऐसा सोना बना दें दुनिया में कि लोग कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन हमने इस संसाधन को कभी काम में नहीं लिया। हम केवल नारेबाजी तमाशेबाजी वाली जनता हैं। तो जैसे हम हैं वैसे ही हमारे नेता हैं। उनको भी पता है कि ये तमाशे में मस्त रहते हैं, तो इनको कोई तमाशा दिखाओ, कोई ड्रामा दिखाओ, इनके लिए कोई ढोंग रचो, इनको यही पसंद आता है। फिर हमारे मजदूर, कैलकुलेटेड होना चाहिए इस देश में मजदूर कौन कौन है, उनके नाम क्या क्या है और कहां कहां पे मजदूरी करते हैं। ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए जैसे हमने अभी कोरोना में छोड़ा था। चले जाओ पैदल, जैसे जाना वैसे चले जाओ। वो क्या है? वो हमारा संसाधन है, मानव संसाधन है। चौथा मजदूर, और पांचवा छोटा व्यापारी जो माल बेचता है कस्बों में, गांव में। ये इंपॉर्टेंट है। इसका इन दिनों जिस प्रकार से कत्ल करने की योजना बनाई गई है, कोई भी देश की सरकार अपने यहां के लोगों का इस तरह कत्ल नहीं करती। ये जो बड़े मॉल्स, ये बड़ी चेन्स, ये जो यहां पर आ रही हैं, ये एक दिन इनकी दुकानों को खा जाएंगी। और ये सारे के सारे जो सेट बने हुए हैं, ये कल को बनेंगे मुनीम। मॉल में मुनीम लगे होंगे और इनके बच्चे कहेंगे कि हमारी खुद की दुकान होती थी कोई जमाने में। इनके बच्चे कहेंगे हमारी दुकान हुआ करती थी कोई जमाने में, हम सेठ थे, अब मुनीम हो गए। ये जो अभी बैठे बैठे कर रहे थे ना, तालियां बजाते थालियां बजाते, इनकी हालत होने वाली है। और ये जो किसान अभी शान से अपने खेत में बैठा है, खाट लगा के सो रहा है, इसी किसान की जमीन छीन लेंगे लोग और ये मजदूरी करेगा अपने ही खेत के अंदर। जैसे अभी गाजियाबाद, फरीदाबाद, दिल्ली के आसपास है ना जगह, ये सारी कभी किसानों की थी, अब किसी और की है। दूर से निहार सकते हैं कि मेरे परदादा की ये जमीन थी। क्यों भाई? तेरी जमीन थी, ये मॉल बनी लंबी चौड़ी, इसमें तेरा भी तो हिस्सा हो सकता था, लेकिन ध्यान नहीं दिया। जे कार में रह गए और बर्बाद हो गए। साथियों, जब तक ये 5 लोगों पर भारत की सरकार और राज्य सरकारें ध्यान नहीं देंगी, तब तक इस देश का विकास नहीं हो सकता। बातें कर लो आप और हम, चीनी माल का बहिष्कार कर लो, क्या हो जाना इस बहिष्कार से? नाटकबाजी। किसके सामान का बहिष्कार कर लोगे? मैंने, मेरे एक मित्र हैं, उनसे पूछा था, वो चीन से व्यापार करते हैं, मैंने उनको पूछा था कि कहते हैं चीन का माल इतना घटिया आता है। वो बोले कि हाँ घटिया आता है। तो मैंने कहा फिर ये हमारे यहाँ इतना घटिया माल क्यों आता है? यूरोप में भी तो जाता होगा घटिया माल, अमेरिका में भी जाता होगा घटिया माल। उन्होंने मुझे बड़ी काम की चीज बताई। उन्होंने कहा चीन 2 तरह का माल तैयार करता है। चीन में 2 तरह का माल तैयार होता है। एक होता है एशिया और अफ्रीका के लिए, ये तो होता है घटिया माल, इनको सस्ता चाहिए, ये क्वालिटी नहीं देखते हैं, वो यहां खिसकाता है। एक होता है बढ़िया माल, वो बढ़िया माल बेचता है यूरोप में और अमेरिका में। मैंने कहा भाई जब घटिया माल बना रहा तो यूरोप और अमेरिका वाले क्यों खरीदेंगे इसको? बोले वहां अलग ही माल बेचता है। और इसने जबरदस्त तरीके से यहां पर माल को भेजा है। तो क्या करना चाहिए चीन से? ईर्ष्या करनी चाहिए, बिल्कुल ईर्ष्या करनी चाहिए, पॉजिटिव ईर्ष्या करनी चाहिए कि एक समय ऐसा आएगा कि हमारे माल का चीन के लोग बहिष्कार करने की कोशिश करेंगे, हमें नहीं चाहिए इंडियन माल, ऐसे कहना चाहिए। तब तो मजेदारी दोस्तों। और बाकी ये चुटकुले आप सुनते रहो इन लोगों से, आप भी सुनते आए हो, थोड़े दिन और सुन लेना और आपको पता लगेगा कि हर शहर यहां का, हर शहर, हर गांव, उसकी मिट्टी में चीन घुस गया है। मुकाबला पूरी दुनिया में अब केवल और केवल अर्थव्यवस्था से हो सकता है, वरना जापान जैसा छोटा सा देश है, कभी भी कोई कब्जा कर ले उस पर तो जाके। ये छोटे छोटे देश है ना, इन पे कब्जा कोई क्यों नहीं करता है? उनके पास पैसे हैं, उन्होंने पैसों से अपने देशों को सुरक्षित कर रखा है। जब तक हम किसान की बात को करना, पशुपालक की बात को करना, कारीगर की बात को करना आउट ऑफ फैशन समझेंगे, जब तक हम कहेंगे आउट ऑफ फैशन बात है, जची नहीं, और जब तक हम ये छल्लेबाजी वाली बातों में रुचि लेंगे, तब तक हमारा देश विकसित नहीं हो सकता। एक बाजार बना रहेगा जिसका शोषण किया जा सकता है। विकसित बनाने के लिए उत्पादन चाहिए, प्रोडक्शन चाहिए, और प्रोडक्शन की सबसे बड़ी जो जगह हमारे यहां पे वो है खेत।
वो है पशु, और वो है एक मकान जिसके अंदर ये काम चल रहा है, लुहार के घर में, सुनार के घर में, दर्जी के घर में, वो यहां से पैसा निकलेगा। मैं एक बार वापस रिक्वेस्ट कर दूं मेरे सभी 700-800 मित्रों से जो सुन रहे हैं अभी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार शेयर का बटन दबा दीजिए। हम बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं और मैं बड़ा प्रेम से, सकारात्मक भाव से कह रहा हूं कि ये बातें पहुंचे लोगों तक, आप तक पहुंचे। पहले मैं नेताओं को नहीं सुना रहा हूं ये बात, मैं भारत सरकार को नहीं सुना रहा हूं ये बात, मुझे पता है वहां कुछ भी नहीं होता है। मैं केवल आपको बता रहा हूं कि कम से कम आपके मन में ये बात बैठे कि हमारे विकास का रास्ता कौन सा है। आपको समझ में आया कि ये जो 200 लोग आपने चुने जो अभी बाड़े में बंद हैं राजस्थान में, ये आपके लिए शर्म की बात है। मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि ये जो 200 लोग बाड़े में बैठे हैं काफी दिनों से, जिनको आपने चुना है, ये उनके लिए शर्म की बात नहीं है, ये हमारे लिए शर्म की बात है कि हमने किनको चुना है। और जैसे ये 200 चुने हैं, ऐसे ही पूरे भारत में हमने 543 लोग चुने हैं जिनके आंखों में कोई विजन नहीं है कि इस देश को आगे कैसे ले जाना, जो लोकसभा में खड़े होकर कभी भी ढंग से ये नहीं बता पाएंगे कि इस देश को चीन से आगे कैसे ले जाना है। कभी भी आप ऐसी बात नहीं सुनोगे उनके मुंह से, उनके मुंह से इस तरह की बातें ही नहीं सुनोगे। आरोपबाजी है, वो इस पर आरोप लगा, वो इस पर एक दूसरे पे आरोप लगाने का काम चल रहा है। कांग्रेस बीजेपी को कुछ कह देगी, बीजेपी कांग्रेस को कुछ कह देगी, लेकिन प्लान नहीं है कि आखिर हम चीन से बड़ी अर्थव्यवस्था कैसे बन सकते हैं। आपने शेयर का बटन दबाया तो मैं आपको 2-4 और बढ़िया चीजें बताऊंगा। मैं पुनः रिपीट कर देता हूं कि मैं ये जो बातें कह रहा हूं ये राजस्थान और भारत की जनता को कह रहा हूं, वो समझे। आज अचानक से कुछ नहीं हो जाएगा, लेकिन कुछ बातें आपके दिमाग में घुसे। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय लेवल की थोड़ी सी बातें आपको साथ साथ बता देता हूं। नंबर 1, चीन के जो अभी राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, इनके पास एक पूरा प्लान है अगले 20 साल का। शी जिनपिंग के पास में 20 साल का प्लान है कि 20 साल में चीन को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कैसे बनाना है। हमसे थोड़ा ऊपर आगे चीन से थोड़ा आगे एक देश है रूस, उनके राष्ट्रपति हैं पुतिन, व्लादिमीर पुतिन। उन्होंने पिछले कई सालों से संघर्ष करके रूस जैसे एक बर्बाद हो रखे देश को उभार लिया है। चीन और रूस के बीच में कोई झगड़ा नहीं है, पड़ोसी हैं वो भी, उनकी भी खूब सीमा लगती है, कोई झगड़ा नहीं है। वो चुपचाप अपने देशों को मजबूत कर रहे हैं, अपना उत्पादन बढ़ा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम चुनाव कर रहे हैं, चुनाव। हम एक ही बात समझते हैं, सरपंच से लेके सांसद तक के चुनाव। अभी नगर पालिका के चुनाव आ गए, अभी उनके चुनाव आ गए, अभी इसके चुनाव आ गए। इसके अलावा हमारे पास कोई प्लान पॉलिसी नहीं है। तो 1949 में उन्होंने काम शुरू किया चीन वालों ने, 1947 में हमने काम शुरू किया है। आप तुलना कर लो कहां से कहां पहुंचे। और ये जो अमेरिका है, ये कभी भी हमारा दोस्त नहीं हो सकता, कभी भी। ये कभी था भी नहीं। जब भी पाकिस्तान और हमारे बीच में अंतर्राष्ट्रीय विवाद हुए, इस अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। और आज भी वो पाकिस्तान बर्बाद व्यवस्था है, हमारे पास थोड़ा मार्केट ज्यादा इसलिए हमारी बात करता है। आज भी उसके अंदर पाकिस्तान घुसा हुआ है, अमेरिका के अंदर। वो हमारा दोस्त नहीं हो सकता। हमारा दोस्त कौन था? हमारा दोस्त था रूस, जिसने जब भी संयुक्त राष्ट्र में हमारे खिलाफ कोई बात आई तो खड़े होकर कहा हम भारत के साथ हैं। आज वो कहां है रूस? हमारे इस दोस्त को हमने क्यों छोड़ा?
जो दुख के दिनों में हमारे साथ खड़ा रहा था, जब हम ताकत भी नहीं थे, अमेरिका की वन वे चलती थी, उस समय वो हमारे साथ खड़ा होता था। हमने उसको छोड़ दिया है। भारत और रूस की मित्रता कई वर्षों तक रही, और ये मित्रता देखो, आपका कोई दोस्त है मान लीजिए कई सालों से, तो उसके साथ आपकी जैसी घुटती है वैसी कोई नए दोस्त के साथ थोड़ी घुट सकती है। आपकी पूरी बातें एक दूसरे के साथ शेयर की हुई है, हमने उसको छोड़ दिया। लास्ट बात आपसे कहना चाह रहा हूं, ये जो बातें हैं, ये बातें भारत के लोगों को क्लियर टर्म्स में समझाई जानी चाहिए, आम व्यक्ति को समझाई जानी चाहिए, युवाओं को समझाई जानी चाहिए सरकार के द्वारा, कि देखिए हमारी आर्थिक स्थिति यह है, इसको हम बेहतर ऐसे कर सकते हैं। और पूरे देश को मिशन बनाकर काम पर लगना चाहिए, मिशन बनाकर। ये हमारा स्वास्थ्य का मिशन है, 2 साल के अंदर भारत के अस्पतालों को ऐसा बना देंगे। ये हमारा शिक्षा का मिशन है, 2 साल के अंदर भारत की शिक्षा व्यवस्था को इतनी शानदार बना देंगे। ये हमारा खेती का मिशन है, और हम बिल्कुल जैसे कोरोना के अंदर खड़े थे ना, ऐसे किसानों के खेतों के पास खड़े मिलेंगे। आपको कोई तकलीफ आए तो हमको बताना। आपको जीरा बेचना है, हम बिकवाएंगे आपका जीरा, आप तो पैदा करो। हम जाएंगे सऊदी अरब की सरकार से बात करके आएंगे कि तुमको जीरा चाहिए, हमारे किसानों के पास जीरा, चलो तुमको दिखाते हैं। जब हम सऊदी अरब के पास में, दुबई के पास में रिलायंस कंपनी के लिए जा सकते हैं कि आओ कंपनियों आपस में मिलो, सेटिंग करो, जब हम अमेरिका की फेसबुक और रिलायंस को मिला सकते हैं, तो हम सऊदी अरब के, दुबई के ग्राहकों को और यहां के किसानों को क्यों नहीं मिला सकते? सरकार का मतलब यही होता है कि जहां पर उसका आम आदमी नहीं जा सकता, वहां पहुंचे और उसके माल को बिकवाए। अंतरराष्ट्रीय संबंध इसी को कहते हैं। खाली किसी के साथ फोटो खिंचवाने को अंतरराष्ट्रीय संबंध नहीं कहते हैं। मैं मान लो मेरे पास पैसे नहीं है और मैं किसी बहुत बड़े नेता के साथ फोटो खिंचवा लूंगा, मैं वैसा हो जाऊंगा क्या? ओ देखो मेरी इसके साथ फोटो है, उससे क्या फर्क पड़ना है? मेरे पास पैसे नहीं है तो नहीं है, तो मैं किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचवा के कह दूं कि मेरा इनके साथ संबंध अच्छा है, लेकिन मेरे पास तो पैसे तो है ही नहीं। क्या काम का है संबंध? क्या काम का है संबंध? संबंध तब होता है जब हमारे पास ताकत होती है, और ताकत पैसे से आती है साथियों, बातों से नहीं आती है। पैसा चाहिए, पैसा आपके पास होता है ना, आपको किसी व्यक्ति से जिग करने की जरूरत नहीं होती, अपना आप मान लेते हैं कोई मामला मजबूत है, आप अपने ऊपर लो ना, खुद के ऊपर। भाई जैसे हम होते हैं वैसे एक देश होता है। अगर आपका घर मजबूत है, आपके घर में खूब उत्पादन है, पैसे हैं, तो फिर आपको क्या टेंशन है? मस्ती में रहते हो आप। तो चीन से मुकाबला नहीं करना है। सेना है मजबूत, वापस रिपीट करता हूं, हमारी सेना बहुत सक्षम है। इतनी सक्षम सेना दुनिया में किसी के पास है ही नहीं, अमेरिका के पास भी नहीं। मैं आपको और बता दूं, हमारे पास तो पैसों की कमी पड़ जाती है, साधन की कमी पड़ जाती है, लेकिन सेना हमारी बहुत मजबूत है, वो टेंशन तो नहीं है। लेकिन किसान भी हमारा मजबूत है, हमारा हाथ कारीगर भी मजबूत है, हमारा मजदूर भी मजबूत है जो 2500 किलोमीटर चला गया पैदल। लड़कियां अपने बाप को लेकर चली गई 1400 किलोमीटर। कितने मजबूत देश हैं। आपने इन दिनों में दुनिया के किसी भी कोने से ऐसी खबरें सुनी है क्या कि अमेरिका के अंदर कोई चला गया पैदल? क्या आपने सुना होगा रूस में कोई चला गया पैदल, चीन में कोई चला गया पैदल? आपने कहीं कहानी सुनी है? ऐसी खबरें आपने नहीं सुनी होगी। ये केवल यहीं पर है, और उसका एकमात्र कारण है कि ये जो सरकारें हैं, इनके खोपड़ी में अभी भी वो अंग्रेज घुसा हुआ कि हमें ऊपर ऊपर से राज चलाना है, नीचे मरने दो। ये बात अपने अंदर उतारो। जब हम हमारे अंदर उतारेंगे इस बात को, तो उसका असर अपने आप ऊपर होगा कि अब ये जनता तमाशा नहीं देखेगी। अब ये जनता अपने बच्चों के बारे में सोच रही है कि 20 साल बाद मेरे बच्चों की क्या स्थिति होगी, 20 साल बाद मेरे देश की क्या स्थिति होगी। और आर्थिक स्थिति सब कुछ होती है भैया, सब कुछ इसी पे टिका होता है। अर्थव्यवस्था जो अच्छी होती है तो सारी चीजें संभल जाती है, संस्कृति भी संभल जाती है, देश भी संभल जाता है, सीमा भी संभल जाती है, हर चीज संभल जाती है। आप कोशिश करो कि ये बातें घुसे, और ये बहुत मुश्किल बातें नहीं है। कभी आपको लगता होगा यार विदेश नीति की बातें और बातें
आपने इतना प्रेम से, इतना ध्यान से सुना, इसका मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। लेकिन मैं एक बार आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो 900 लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, विनम्र रिक्वेस्ट है कि एक बार इस शेयर के बटन को आप दबाना। मेरी यही फीस होती है। हालांकि मैं आज जो मैंने बात की फीस के लिए नहीं की, ये बड़ी पीड़ा है मेरी, ये मेरी पीड़ा है, राजस्थान को लेकर पीड़ा है कि मैं राजस्थान को ऐसा बनते हुए देखना चाहता हूँ कि राजस्थान ही चीन से मुकाबला कर ले। मैं तो गारंटी से दे रहा हूँ, केवल 2 साल का मामला, और राजस्थान के लोग इतनी चीजें बना दें चीन को दुनिया के बाजार से बाहर कर दें। मेरी 10 साल पहले लिखी हुई किताब में मैंने यही डायलॉग लिखा था। 10 साल पहले जो मैंने किताब लिखी थी अभिनव राजस्थान की, जब मैंने योजना बनाई थी कि ऐसा राजस्थान चाहिए मुझे, तो मैंने उसमें यही लिखा था कि राजस्थान के लोग चीन को दुनिया के बाजार से बाहर कर देंगे, केवल राजस्थान के लोग कर देंगे। और फिर सोचो उत्तर प्रदेश के, गुजरात के हमारे साथ चले तो हम कितनी बड़ी ताकत बन सकते हैं। लेकिन ये विश्व गुरु, ये ताकत बातों से नहीं बनेगी। राजी होने की जरूरत नहीं कि ताइवान ने कौन सी फोटो लगाई है। और मैं हमेशा से ये कहता हूं हमारा मुकाबला पाकिस्तान से नहीं होना चाहिए, मेंटली नहीं होना चाहिए। जब तक हम पाकिस्तान से मुकाबला करेंगे हमारी सोच छोटी रहेगी। ये मैं कई सालों से बात दोहराता हूं कि 12वीं में पढ़ने वाला बच्चा अगर 8वीं वाले बच्चे के साथ कबड्डी खेलता है, 12वीं वाले को शर्म आनी चाहिए। 12वीं वाले को कबड्डी 12वीं वाले के साथ ही खेलना चाहिए। तो हमारी कबड्डी अमेरिका और चाइना के साथ ही होनी चाहिए, पाकिस्तान को तो गिनना ही नहीं चाहिए। इसलिए मैं कभी भारत और पाकिस्तान का मैच देखता ही नहीं हूं। भारत और पाकिस्तान का देखते नहीं, लोग तो मूर्खता बांग्लादेश के साथ भारत का कंपटीशन देखने लग जाते हैं। आप जैसा आपका खोपड़ा होगा वैसे ही आप दुनिया में हो जाओ। और मैं शुरुआत से लिखता रहा हूं हमारा मुकाबला चीन से होना चाहिए, मजा आएगा, बराबर के हैं। उनके पास इतनी जनसंख्या, हमारे पास इतनी जनसंख्या, उनके पास इतनी जमीन, उससे ज्यादा हमारे पास जमीन। चीन के पास 10 करोड़ हेक्टेयर जमीन है, हमारे पास 17 करोड़ हेक्टेयर जमीन है। मैं आंकड़ों के साथ बात कर रहा हूं आपसे। कितनी? 17 करोड़ हेक्टेयर जमीन है। उनके पास 10 करोड़ हेक्टेयर। चीन में ज्यादा जमीन नहीं है, पठार वठार है बहुत ज्यादा। उसके बावजूद भी हमसे दुगुना प्रोडक्शन कर रहा, दुगुना प्रोडक्शन हमसे दोगुनी पैदा करता है, पूरी दुनिया को माल भेजता है। और हम दुनिया से जहाज हमारे यहां मंगवाते हैं, दाल के जहाज मंगवाते हैं, खाने के तेल के जहाज मंगवाते हैं। हमें तो शर्म आनी चाहिए वैसे भी। तो तरीका क्या है? तरीका एक ही है, हम अपने उत्पादन को बढ़ाएं। और उत्पादन गांव से बढ़ेगा। भारत गांव का देश है, उत्पादन गांव से बढ़ेगा। और गांव के 2 पहिए हैं, एक पहिया खेती, एक पहिया हाथ कारीगरी। जमकर पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा इनके अंदर। मेरा मंच छोटा है, मैं दिल्ली के किसी स्टूडियो से नहीं बोल रहा हूं, तो बिल्कुल छोटे से कस्बे से बोल रहा हूं, राजस्थान के। मैं जानता हूं ये बात। मेरी बात अब आप लोगों के माध्यम से आगे पहुंचने लगी, अच्छी बात है। मेरे पास जो भी बातें हैं वो देश हित में, जनहित में। ये 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित हुआ था। उस दिन मेरी पोस्ट को आप देखना, मेरी पोस्ट पे क्या लिखा था। मैंने मेरी पोस्ट पे लिखा था कि मैं अगर इनकी जगह होता और ये 20 लाख करोड़ का पैकेज जारी करता तो मैं क्या लिखता इसके अंदर? तो मैं लिखता 5 लाख करोड़ किसानों के नाम, 5 लाख करोड़ किसानों के नाम, 5 लाख करोड़ हाथ कारीगरों के नाम। मैं भारत के हर घर में मास्क बनते हुए, वेंटिलेटर बनते हुए, पेन बनते हुए, साइकिल बनते हुए देखना चाहता हूं। देने की गारंटी मेरी। तुम तो बड़ा। सरकार किस काम के लिए होती है? सरकार व्यवस्था करती है आगे की। सरकार का मतलब ये होता है, सरकार का मतलब ये थोड़ी राज्यसभा के चुनाव कराने। बैठे गाड़ियों में लेके इधर से उधर, मास्क लगाए, डरे हुए बिल्लियों की तरह घर के अंदर बैठे हुए। ये सरकार थोड़ी होती है। सरकार के लोग तो बीच में जाते हैं, लोगों के बीच में खड़े रहते हैं। अभी मैंने परसों आपके साथ बात की थी टिड्डी पे। देश के कृषि मंत्री को यहां आना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। आप जानते ही नहीं देश का कृषि मंत्री कौन है। तुमको इतनी चिंता नहीं है कि इतना लिखा जा चुका है कि टिड्डी एक बहुत बड़ी बीमारी बनने वाली भारत में, और तुम चीन से मुकाबला करने चले हो यार। चीन ने बना लिए ऑलरेडी, सारे बना लिए, पेस्टिसाइड वेस्टिसाइड सब तैयार कर लिए पहले से।
इनको यहाँ आने की फुर्सत नहीं है, ये केवल आके खड़े हो जाएं तो किसान कर ले अपना काम, लेकिन बोले हम आएंगे नहीं। हमने एक एडवाइजरी जारी कर दी है, मैंने वो पढ़ी है कि भाई आपकी तरफ से क्या तैयारी है। हमने एडवाइजरी जारी कर दी। एडवाइजरी में क्या लिखा है? किसानों को कहा गया है कि थालियां और पीपे तैयार रखें। मैंने इधर के जितने भी कृषि विकास केंद्र है उनकी एडवाइजरी पढ़ी है। मैं हमेशा पढ़ के बोलता हूं, आंकड़ों के साथ बोलता हूं। क्या लिखा है उसके अंदर एडवाइजरी में? किसान अपने पास मेलाथायोन रखें, पहले से पीपे लाके तुम ही रखो, तुम्हारी हेडेक है। हम तो एडवाइज करते हैं आपको, और तो मत दो एडवाइज, हम वैसे ही पढ़ लेंगे। हम आपको एडवाइस दे रहे हैं कि पीपे रखिए, थाली रखिए, ये पास में रखिए, और जब भी टिड्डियां हमला करती है तो बजाइए जोर जोर से। बहुत बढ़िया भाई, ये 70 साल में हमने सरकार बनाई है। आप पढ़ना, यहां टाइप करना, मैं जो बातें कहता हूं टाइप करना सीखो। एडवाइजरी बाय द यूनियन गवर्नमेंट, आप लिखना क्या लिखा उसके अंदर। ये नहीं कहा हम हेलीकॉप्टर तैयार करेंगे, ड्रोन तैयार करेंगे, ये सारे तैयार करके और आपकी समस्या को खत्म करेंगे। नहीं, आप तो राजस्थान के कृषि मंत्री को नहीं देख सकते यहां पे। भारत का कृषि मंत्री तो बहुत दूर की बात है। बीच बीच में बीमारियां आ जाती है पशुओं की, तो पशुपालन मंत्री दिखाई नहीं देता। देखो, ईमानदारी से मान लो, स्वीकार कर लो, चाहे अखबार कुछ भी कहे, चैनल कुछ भी कहे, वो तथाकथित बुद्धिजीवी कुछ भी कहे, भारत में सबसे ज्यादा जिस व्यवसाय में लोग लगे हैं वो है खेती। पैसा वहां से ही निकलेगा। दूसरा, हाथ कारीगरी, उसके अंदर पैसा है और वहां से पैसा निकलेगा। हमारे पास में एक देश है बांग्लादेश, हमारे पास में बांग्लादेश है। बांग्लादेशियों को बाहर निकालो, बांग्लादेशियों को बाहर निकालो, हम करते रह गए। उन्होंने क्या किया? बांग्लादेश कपड़ा बनाने वाला आज दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया, जो हमारा एकाधिकार था। कब से? प्राचीन काल से। प्राचीन काल से, अकबर वगैरह जब थे, जब तो था ही, उससे पहले से हमारा एकाधिकार था कपड़ा बनाने पे। भारत का कपड़ा पूरी दुनिया में मशहूर था। लोग पहन के, ये शर्ट पहन के कहते थे मेड इन इंडिया, ऐसा गर्व करते थे। अब वो कहते हैं मेड इन बांग्लादेश, बांग्लादेश बोलते हैं इसे, बांग्लादेश। हम कह रहे हैं बांग्लादेशियों को बाहर निकालो, थोड़े दिनों में बांग्लादेश में वो लोग कहेंगे भारतीयों को बाहर निकालो, क्योंकि अब हमारे यहां से मजदूर वहां जाने लग गए हैं। अभी खूब सारे मजदूर कोरोना में बांग्लादेश में फंसे हुए थे, वहां फैक्ट्रियां कपड़ा बनाने की। वियतनाम एक छोटा सा देश है, भारी प्रोग्रेस कर रहा है। चीन झांक भी नहीं रहा उसकी तरफ, उसको पता है वो इतना वियतनाम में ताकत है। क्या ताकत है? पैसा बनाने की, और पैसा बना रहा हूं। हम नहीं कर रहे, हम तो पूरा बाहर वालों को कह रहे हैं आओ और इस देश को लूटो, दोनों हाथों से लूटो। हमने आंखें बंद कर रखी है। 4 लुटेरे वहां के, 4 लुटेरे यहां के, मिल जाओ और लूटो। हम क्या कर रहे हैं? हम स्तुति में मगन है। एक पक्ष स्तुति कर रहा है, एक पक्ष निंदा कर रहा है। मुझे तो वो निंदा करने वालों में भी कोई रुचि नहीं है। ये जैसे चीन वाला मामला हुआ तो मूर्ख लोग वो सेना की निंदा करने लग गए। मुझे बहुत शर्म आई। जैसे वो भैया तुम उससे थोड़े सवाए हो, वो स्तुति में डूबे हुए, तुम निंदा में डूबे हो, तुम सेना की बुराई करने लग जाते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। सेना का काम अलग है। तुम्हारे बाप दादा गए हैं कभी वहां, खड़े हुए हैं सेना में? सेना की बुराई शुरू कर, सेना की तैयारी ये नहीं थी, वो नहीं थी। अरे तुम्हें बोलना ही नहीं चाहिए सेना के मामले में। अखबारों में भरे हुए कितने थे सैनिक, इस पे चल रही चिंता। चाइना का अखबार है, उसका नाम है चाइना डेली। एक अखबार है ग्लोबल न्यूज, ग्लोबल टाइम्स। जब यहां के अखबार छपे और वहां का अखबार छपा, उसमें देखिए वहां एक छोटी सी खबर है, कहीं नहीं लिखा हुआ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बोले थोड़ा सा छुटपुट झगड़ा हुआ है। उसने इतना क्यों लिखा छोटा सा? वो ये बताने के लिए कि ये बॉर्डर है और सैनिकों के बीच में झड़पें होती हैं, वो उस बात को हाईलाइट नहीं करना चाहता। और वो दूसरी चीजें दिखाएगा क्योंकि उसको पता कि इससे इमेज बनती है। आपका धन्यवाद कि आप इतने गंभीर मुद्दे पर इतना रुचि से सुन रहे हैं। बहुत मुश्किल होता है इस बात को सुनना, और खासकर राजस्थान में जब इतनी गंभीर बात हम कर रहे हैं तो ऐसे 1000 लोगों का साथ आकर सुनना बहुत मुश्किल होता है। धूतकबाजी लोग सुन लेते हैं, धूतक हो गया छोटा मोटा, उसको सुन लेते हैं। कोई किसी पे आरोप लगाता, मजा आता, अरे यार आरोप लगा रहा, उसके बारे में अनशन बोलेगा।
तो सुन लेते हैं, लेकिन सकारात्मक बात को सुन रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी है कि हम अभिनव राजस्थान के माध्यम से इस प्रकार की बातें कर रहे हैं और इस प्रकार की बातों को सुनने का तब। तो जो भी बातें हम शुरू करें उसके पहले सोचें। या मैं आपको एक और बात बताना चाह रहा हूं, हमने कहा गौ रक्षा करेंगे, गौ रक्षा, गाय को मरने नहीं देंगे। मुझे वाकई में बहुत अच्छी बात लगती है, एक किसान पुत्र होने के नाते मुझे वाकई में लगता है गाय को मारा नहीं जाना चाहिए। लेकिन गाय को कैसे बचाएंगे, जिंदा कैसे रखेंगे, इसकी कोई प्लानिंग नहीं है। मध्य प्रदेश के पास, राजस्थान के पास, उत्तर प्रदेश के पास, किसी के पास कोई प्लानिंग नहीं है, हरियाणा के पास। इसका करना क्या है? आप कटने नहीं दे रहे हो, लेकिन ये तो इससे भी बुरे हाल में गलियों में घूम रहे हैं, मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, रोड पे मर रहे हैं। इसको क्या कहोगे? यहां ले जाकर मत छोड़ो यार इस देश को। हम उस पर भी काम कर रहे हैं। हम बहुत जिम्मेदारी से राजस्थान के 15 मुद्दों पे काम कर रहे हैं। ऐसे 15 मुद्दे हैं कि अगर आप लोगों ने हमारा साथ दिया तो हम आपको अगले 6 महीने के अंदर उस राजस्थान के दर्शन करा देंगे, आपको दिखा देंगे, देखो ये रहा राजस्थान। अब यहां जाना है क्या आपको? यहां तो हमको जाना है, क्योंकि अभी तो आपने वो देखा ही नहीं राजस्थान। 15 मुद्दों पे हम काम कर रहे हैं। उन 15 मुद्दों पे हमारे साथ केवल साथ रहिए। हमें टायर नहीं जलाने हैं, आपको ले जाकर रोड पे खड़ा करके अपनी ताकत नहीं बताने कि हमारे साथ इतने हैं। हमको आपके दिमाग की ताकत देखनी है कि आपके दिमाग के अंदर ये बात घुस गई है कि अब हमको एक शानदार राजस्थान चाहिए, और जागरूकता के दम पे शानदार राजस्थान बनता है, हाँ हू करने से नहीं बनता है। जब आपको जीवन के बारे में कल को कोई चीज गंभीर समस्या थी, आपको जीवन की समस्या का समाधान समझ में आ गया, तो आप जिस मजबूती से चलते हो ना, अब कोई डर नहीं है, अब मैं जीत लूंगा दुनिया, वो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो किसी देश को बनाता है। वो किससे आता है? जानकारी से। जब आपके पास जानकारी ज्यादा होती है तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। आप अगर पुलिस के बारे में कुछ एबीसीडी नहीं जानते और पुलिस का कांस्टेबल भी आके आपको बोल देगा चलो थाने, आप घबरा जाते हो, डर जाते हो, क्योंकि आपको जानकारी नहीं है। और अगर आपको जानकारी है तो एसपी भी आ गया तो आप बोलोगे कहिए साहब, एसपी साहब बैठिए यहां पे, बात करिए मेरे से। आप 10 धाराओं के नाम लोगे, इस धारा के तहत तो मामला बनता ही नहीं मेरे ऊपर। जानकारी होती है तो आत्मविश्वास बढ़ता है, जानकारी नहीं होती डर लगता है। जैसे कोरोना के बारे में आपके पास पहले दिन से ठीक जानकारी होती, तो आपको डर नहीं लगता। पहले दिन से ही गलत जानकारी, ऐसी ऐसी जानकारियां जो आपने व्हाट्सएप के माध्यम से फैलाई है, सांसें बढ़ रही है, भयंकर मर रहा है, बुरी मौत है। आप सोचो, एक जुकाम जैसी बीमारी ने पूरे देश को हिला के रख दिया। 3 महीने तक हम लोग घरों में बंद रहे, और अभी भी वो तो नाटक कर रहे हैं, राजनीति वाले तो अभी भी नाटक कर रहे हैं, मुंह बांध के ऐसे बैठे हैं जैसे घुस ही रहा कोरोना। और मैं उनको कहता हूं आंख से घुस जाएगा, पूछ लो डॉक्टर से। आंख पे उंगली लग गई नहीं है, उंगली आंख पे लग गई तो अंदर कोरोना अंदर चला जाएगा। मान लीजिए उंगली है मेरी है, और ये कहीं इसी फर्श पे कोरोना का कोई पॉइंट है और मैंने वहां हाथ लगा दिया। अब मैं खुश हो रहा हूं कि मैंने यहां पर तो मास्क बांध रखा, यहां लगा ले उंगली, खुजाल आ गई आंख में, ये गया कोरोना। 3 पॉइंट से जाता है, मुंह से जाता है, नाक से जाता है, उंगली से जाता है। तो अब आंखों पे बांध लो पट्टी, थोड़े दिन और आंखों पे पट्टियां बांध लो। जब स्पष्ट कह दिया गया है कि 90% लोगों में कोरोना से कुछ भी नहीं होता, वो आपके शरीर में आके चला जाएगा, थोड़ा सा ध्यान केवल उन लोगों का रख लो जिनको गंभीर बीमारियां हैं, उनके लिए एम्बुलेंसें खड़ी कर दो भाई, उनको कुछ हो जाए तो तुरंत उनकी व्यवस्था कर देंगे। बाकी भीड़े को काहे को हॉस्पिटल में डाल रहे हो ले जाके, कोरोना पॉजिटिव। पूछो तुम किसी कोरोना पॉजिटिव से कि तेरे कोरोना पॉजिटिव आया तो उस अस्पताल में तुम रहा, तेरी कितनी सांसें उखड़ी? वो कहेगा यार परेशान हो गया मैं तो, मेरे तो दुखने लगी पीठ बैठे बैठे, गोलियां वगैरह सिंपल गोलियां दी मुझे, इतने दिन परेशान किया। यार बेचारों को क्यों ले जाकर डाल दिया वहां पे? आपने देखा आसपास के कोई लोगों में सामान्य जिसमें कोरोना पॉजिटिव आ गया, जिसकी मौत हो गई हो, सामान्य आदमी की? लेकिन वो खिलाते रहे। अभी भी मुझे तो ये पीछा नहीं छोड़ रहे हैं टीवी वाले और अखबार वाले, रोज कोरोना की हुई मौतें, फलाएं मौतें। इनको एबीसीडी नहीं पता कोरोना की, लेकिन हल्ला मस्ता तो हमारे जैसे लोग बोलते हैं तो लोग हम पर चिढ़ने लग जाते हैं, अरे आप मरवाओगे, लाशें बिछवा दोगे। अरे यार ऐसे कैसे लाशें बिछ जाएगी? और उनको क्या यहां की नहीं सोचती, अमेरिका के अंदर इतनी लाशें बिछ गई। तेरे को पता भी अमेरिका में क्यों लाशें बिछ गई?
का क्या कारण था? और मैं बार बार ये कहता हूं, गूगल करके एक बार देख ले कि हर साल अमेरिका में इस इन्फ्लुएंजा से, फ्लू से कितनी मौतें होती है, एक बार गूगल कर ले। अब जब अपने पास में ये साधन है तो इसको टिकटॉक में क्यों काम में लेते हो? कभी जानकारी बढ़ाओ ताकि आपके परिवार के काम आए। तो आप उसमें दबा दो ना, आप सीधा लिखो हर साल अमेरिका में कितनी मौतें होती हैं। इंग्लिश में मेरे से पूछ लो, मैं कैसे लिखूं? और उसमें देख लोग अमेरिका में हर साल 1 लाख मौतें होती हैं। किससे होती हैं? फ्लू से होती हैं। हर साल फ्लू के टीके लगते हैं। मैं सारे कारण समझा दूंगा उसके। भारत में होना ही नहीं था, कोरोना फैलना ही नहीं था, वैसे ही नहीं फैलना था, केवल बड़े शहरों में रहेगा। अभी गुजरात में होने का कारण अहमदाबाद में है, महाराष्ट्र में होने का कारण मुंबई में है, अमेरिका में होने का कारण न्यूयॉर्क में है, बड़े शहरों में है, दिल्ली में है जैसे बड़ा शहर है। आप दिल्ली के आसपास के गांव में देखो ना, हरियाणा के गांव में तो नहीं है, यहाँ अलवर अलवर अपने गांव है, इनके अंदर तो नहीं है। कारण यह है कि जो बड़े शहर होते हैं उनमें बिल्डिंगें लंबी लंबी होती है, वहां ठंडक रहती है, गर्मी पड़ती नहीं है, हवा पानी बिल्कुल साफ नहीं है, तो कोरोना ऐसी जगहों पे फैला रहता है। और ये फैला रहेगा भारत में 4-5 साल तक। कोरोना भगाओ, कोरोना से जंग, कोरोना का कहर। किसका जंग? एक जुकाम से जंग। तो ये बीमारी है कहां पे? ऐसे ये जो मामला है, इस पर मैंने आपको कहा, मैं पुनः, आप जिन लोगों ने भी ज्वाइन किया है, 1000 लोगों ने, आपसे निवेदन करता हूं कि एक बार शेयर का बटन दबा दें ताकि ये जानकारियां सभी के पास पहुंचे, सबको इसकी जानकारी हो। और मैं धन्यवाद करूंगा, मैं रोज आऊंगा चौपाल में आप लोगों से मिलने, आप लोगों के प्रेम के कारण मेरे पास जो जानकारियां दे दूंगा। देखो, मैं कभी भी क्लेम नहीं करता हूं कि मेरे पास सब तरह का ज्ञान है। मैं साइकोलॉजी पढ़ाता हूं। आप सब लोगों से एक बार रिक्वेस्ट, आप शेयर का बटन दबा दें। जो भी 1100 लोग देख रहे हैं, शेयर का बटन दबा दें। मेरी ये फीस होती है, डॉक्टर हूं और फीस लिए बिना मानता नहीं हूं। इतनी सी फीस तो आपकी बनती है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मेरे पास देखिए जानकारियां हैं, मेरे पास ज्ञान नहीं है। कई बार कोई कह सकता है ये सब ज्ञान बिखेर रहा है। आप अपना ज्ञान किसी दूसरे को नहीं दे सकते हैं। आपका ज्ञान आपके अंदर रहता है, आप जानकारी दे सकते हैं। मैं अभी आपको ज्ञान नहीं दे रहा हूं, मैं जानकारियां दे रहा हूं। अब यह निर्भर करता है आपके दिमाग पे कि आपका दिमाग इस जानकारी को अपने अंदर ज्ञान में बदल सकता है कि नहीं बदल सकता। वरना इस कान से गई, इस कान से निकली। आप अगर मेरी जानकारी को ज्ञान में बदलेंगे, ठंडे दिमाग से बदलेंगे, मेरी बात को आंख मीच के मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठंडे दिमाग से कि यार, अगर भारत के खेतों में इतना उत्पादन हो जाए तो भारत की गाय, गीर गाय, जो यहां पे 8 किलो दूध देती है, ब्राजील के अंदर 80 किलो दूध कैसे देती है? और मैं आपको कहूं एक गाय 80 किलो दूध दिन में दे सकती है, आपको यार गजब की झूठ बोली यार। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप YouTube पे जाएं, उस पे लिखें गीर, GIR। आप YouTube पे जाएं, लिखें GIRCOW, काऊ, उसके आगे लिखना 80 kg मिल्क, 80 किलो दूध। और एकदम आपके सामने ब्राजील के अंदर वो गाय घूमती हुई गीर नजर आएगी और उसमें लिखा हुआ है दूध 80 किलो कैसे देती है दिन में। ये फायदा है मोबाइल का, ये वरदान हो सकता है हमारे लिए। लेकिन हम टिकटॉक, व्हाट्सएप के फॉरवर्ड, इससे बाहर नहीं आ रहे, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि इससे बाहर आ जाएंगे। मेड़ता में रहता हूं, छोटा सा कस्बा मेरा, यहां रहता हूं। जो भी जानकारियां मेरे पास में आपके साथ शेयर कर लेता हूं। कभी क्लेम नहीं कर रहा हूं बहुत ज्यादा जानने का, लेकिन डॉक्टरी कर रखी है, फिर IAS की परीक्षा पास कर रखी है, वो भी परीक्षा समाजशास्त्र और मनोविज्ञान से कर रखी है, इसलिए उन चीजों से थोड़ी बहुत जानकारी मेरे पास रहती है। रोज कोशिश करता हूं रात को इन सब की जानकारी करता हूं, दुनिया में क्या हो रहा है उसकी भी जानकारी रखता हूं। तो मेरे पास जो भी है मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं, बांट लेता हूं बस। तो अभी मैं चौपाल के बाद में आपको गाय दिखाऊंगा जो 80 किलो दूध देती है। तो आप मानिए कि ये देश अपने उत्पादन को किसी भी दिन जब सोच ले तो कितने गुना बड़ा कर सकता है। और जिस दिन हम कर लेंगे उस दिन चीन चींटी जितना नजर आएगा, चींटी जितना।
उत्पादन से नजर आएगा। बाकी ये हल्ला गुल्ला बहिष्कार हो ही नहीं पाएगा। क्या क्या बहिष्कार करोगे आप? हंसेंगे आप बहिष्कार। कार्टून्स आने लग गए हैं ऐसे कि चीन के लोगों ने